वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है फूड स्पॉइलेज। देखो बेसिकली मैं ये बता दूं कि ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट सा नहीं दिखेगा तुमको कि भाई ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था या ये तो मैं जानती ही नहीं थी वाला। ठीक है, बहुत इजी सा है, स्ट्रेट सा टॉपिक है। अब इसमें वीडियो बनाने का क्या मतलब है इसकी, भले बहुत इजी टॉपिक है पर व्हेन यू गॉट टू राइट लाइक 5 पेजेस अबाउट द टॉपिक, जब तुमको 5 पेज एक ही टॉपिक पे लिखना है तुमको पता चलना चाहिए कि तुम लिख क्या रहे हो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम एक ही लाइन 10 बार लिखोगे तो तुमको नंबर मिल जाएंगे बट अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे इसमें, फूड स्पॉइलेज के बारे में। फूड स्पॉइलेज का क्या मतलब होता है, खाना ख़राब होना। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुमको समझाऊँ तो फूड स्पॉइलेज का मतलब होता है खाना का ख़राब होना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई इमेजिन करो कोई खाना का सामान रखा हुआ है, ठीक है, और ब्रेड, स्पेशली ब्रेड, क्योंकि ब्रेड में बहुत इजीली दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि ब्रेड वाइट कलर का होता है, ठीक है, जो मेन एरिया होता है। तो जब भी कोई माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे होती है वो कलर्ड कॉलोनी होती है। कलर्ड कॉलोनी का मतलब वैसा नहीं होता कि वो सफ़ेद ही हो, ठीक है। मतलब वाइट ब्रेड के ऊपर अगर फंगस लगा है तो हो सकता है वो ग्रीन टर्न आउट हो जाए या ब्लैक हो जाए पैचेस के फॉर्म में, तो इजीली तुम देख सकते हो। अब फूड स्पॉइलेज में क्या होता है कि जब भी कोई खाना बाहर रखा है तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, ठीक है, जिससे वो फूड ख़राब हो जाएगा और अनफिट फॉर ईटिंग हो जाएगा। मतलब कभी भी जब भी कोई खाद्य पदार्थ वो बाहर रखा हुआ है तो वो किसमें, ह्यूमिड एरिया, एयर, पानी और उसको कुछ टेम्परेचर मिलेगा, और इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे, ऐसी ग्रोथ होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण वो अनफिट फॉर ईटिंग हो जाएगा, खाने योग्य नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि तुमको कैसे पता चलेगा। अब जैसे मान लो कि तुम खाना निकाल रहे थे, तुमने खाना निकाला, फिर तुमको मम्मी ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आ जाओ, बहुत ज़रूरी है, तो तुमने खाना ढका और तुम चले गए सब्जी लेने के लिए। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो तुमने सोचा कि भाई खाना तो मैंने बाहर रख दिया था, उसमें टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ मिला होगा, बाहर का टेम्परेचर इफ़ेक्ट किया होगा, और सिंस सराउंडिंग ह्यूमिड है तो वाटर मिल गया होगा, एयर भी मिली होगी, तो क्या ये खाना अनफिट हो गया कि नहीं। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको कैसे पता चलेगा कि अब मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं। तो पहला क्या होता है, जब भी वो खाना ऑफ कलर हो जाए, मतलब जैसे जो उसका बेसिक कलर होता है, जैसे दाल का कलर येलो मान लो, ठीक है, चावल का वाइट मान लो, अब अगर ये अनफिट हो गया है खाने के लिए तो दाल का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट इट बी कि ग्रीन कलर की दाल दिखने लग जाएगी, ठीक है, या चावल येलो कलर का हो जाए तो तुम समझ जाओ कि नहीं 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 अब नहीं खाना चाहिए, अनफिट हो गया है। ठीक है, या तो उसमें एक अलग सी महक आने लगे जो महक उसकी नहीं होती है, जैसे रोटी की थोड़ी सूंधी सी महक होती है, अगर वो महक अजीब सी हो जाए, एल्गी फिशी टाइप की ना, तो उसको क्या कह सकते हो तुम कि अब ये अनफिट फॉर ईटिंग हो गया है। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल, जब भी तुम कोई, जैसे तुम टमाटर लेने जाते होगे, ठीक है, अभी सब्जी की बात चल रही तो चलो सब्जी में ही चलते हैं। ठीक है, मान लो मम्मी ने बोला सब्जी लेने जाओ, तुम पैदल पैदल गए सब्जी लेने के लिए, अब मम्मी ने बोला टमाटर लेने के लिए, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला टमाटर ले जा सकता हूँ, ये वाला नहीं ले जा सकता। उसका बेसिक क्या होता है कि जो भी टमाटर है ना वो कितना हार्ड है, वो ज़्यादा हार्ड होगा तो वो कच्चा है, और अगर ज़्यादा सॉफ्ट है मतलब वो अंदर से गल गया है, सड़ गया है। ठीक है, तो अगर कोई भी वेजिटेबल ज़्यादा ही सॉफ्ट है तो उससे क्या समझ सकते हो कि ये वेजिटेबल ख़राब हो गया है। ठीक है, फ्रूट्स में भी सेम होता है कि अगर फ्रूट्स ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है, इतना मत सोचना कि एकदम ही सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, तो फिर ऑरेंजेस का क्या, इसका मतलब ये है कि कंपैरिजन में अगर वो जितने सॉफ्ट होते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो वो ख़राब हो गए हैं। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर जो भी तुम खाना ले रहे हो उसमें इंसेक्ट्स लग गए हैं, ठीक है, फिज़िकल डैमेज है, और इंडिजिनस एंजाइमिक एक्टिविटीज़ इन फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जब भी किसी फूड में तुम देखो कि कोई खाना है उसमें बाहर से कुछ लग गया है अजीब सा एल्गी टाइप का, वो तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि ये कुछ तो गंदा सा लग गया है इसमें। ठीक है,
और या तो तुमको लगे कि इसमें, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि जो एप्पल होते हैं, ठीक है, तो एप्पल्स में कभी कभी पैचेस आ जाते हैं ब्राउन कलर के, है ना, तो देख के समझ में आता है ना कि बाहर तो कुछ नहीं लगा है पर अंदर कुछ तो इसकी एक्टिविटी हुई है जिसके कारण ये थोड़ा अजीब हो गया है, ठीक है। और ये फूड स्पॉइलेज का कॉजेस होता है, ठीक है। दूसरा है फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो फूड को डैमेज करने के लिए मान लो आ गए। तुम गए थे सब्जी लेने, तुम टमाटर वमाटर देख रहे थे, यहाँ पे तुम्हारा खाना रखा हुआ था, तुम्हारा खाना देख के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए कि चलो आज तो पार्टी करेंगे, ये तो खाना नहीं खा रहा, मैं खा लूँगा खाना, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा तो नहीं है कि उबलते, अगर तुम उबलते हुए पानी में दाल छोड़ के चले गए हो तो नहीं नहीं तब भी वो एकदम स्पॉइल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी भी प्रेफरेंस रहती है कि भाई इतना ही पीएच होगा तभी मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, इतनी ही वाटर कैप होगा तभी मैं खाना खाऊंगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये सब इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है फूड की। मतलब फूड जो है, अब ऐसा थोड़ी है कि खाने के बाहर का पीएच देखेगा वो कि खाने में तो पीएच 7 है पर बाहर का पीएच 9 है तो मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं होता। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फूड है। मतलब वो देखेगा कि फूड का जो पीएच है वो कितना है, फूड में वाटर कितना है, फूड में एक्टिविटी कैसी हो रही है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है? जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर आई मीन एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। जैसे टेम्परेचर, अब मान लो फूड एकदम ऐसे स्पेस एरा टाइप में रखा हुआ है वैक्यूम में, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकता, टेम्परेचर एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने माइक्रो ओवन पे रख के चले गए तुम खाना, ठीक है, कोई भी एक सर्टेन टेम्परेचर लगा के, तो अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पैक्ट नहीं करेगा। ह्यूमिडिटी कैसी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, अगर कम ह्यूमिडिटी होगी तो कम इम्पैक्ट करेगा, प्रेशर कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो जिस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा फूड ख़राब होगा कि फूड ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। क्या क्या की पॉइंट है इसमें कि फूड स्पॉइलेज का डेफिनेशन क्या होता है, फूड स्पॉइलेज तुम कैसे देख सकते हो कि हाँ ये खाना ख़राब हो चुका है, और जो लास्ट के 2 पॉइंट्स थे वो ये थे कि तुमको कैसे पता चलेगा कि फ़ूड ख़राब हुआ है कि नहीं और किस बेसिस पे फ़ूड ख़राब होगा। तुमको कैसे पता चलेगा कि अब जैसे मान लो तुम गए हो सब्जी लेने, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि खाना ख़राब हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो तुम सोच रहे होगे कि अरे मैंने तो गर्म टेम्परेचर पे रखा है तो शायद फ़ूड ख़राब नहीं हुआ हो, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो हो सकता है हुआ हो, ठीक है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि फ़ूड स्पॉइलेज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। ये एक बहुत गंदी सी इमेज है जिसमें दिखा रहा है कि कैसे दिखता है कि अगर खाना ख़राब हो जाता है। वो देखो ब्रेड में देखो, और ये पता नहीं एप्पल या जो भी है ग्रेप्स हैं इनमें देखो डीकलरेशन हो गया है, उसका कलर शायद, इसका कलर शायद येलो या ऑरेंज होना चाहिए था पर ये ब्राउन पैचेस आ गए हैं। ये लीव्स जो रखे हैं इसमें यहाँ पे देखो ब्राउन ब्राउन कलर का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ है वो हो गया है, ठीक है। अब देखो जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, डिफरेंट स्पॉइलेज होते हैं, जैसे मान लो कि एल्गा है, प्रोटोजोआ है, ईस्ट है, अपन इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इनकी अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जब फूड के पास आते हैं तो वो न्यूट्रिएंट ले लेते हैं फूड से, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जस्ट इमेजिन कि ऐसी कोई जगह है जहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ है, ठीक है, और मैं और मेरे कुछ दोस्त गए खाना खाने के लिए, एंड मुझे नहीं पसंद कि मैं पास्ता खाऊं, ठीक है, तो मैंने मैगी खाई। मेरा रिक्वायरमेंट वो था मैगी, तो मैंने मैगी ली, तो वो मेरे मतलब प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली। मेरी कोई फ्रेंड है एक्स, उसको कुछ पसंद है, जैसे उसको पूड़ी सब्जी खाना है तो वो पूड़ी सब्जी खा के आएगी। तो हम लोग की डिफरेंट नीड है, डिफरेंट एरिया है जहाँ पे हमको जो चीज़ें पसंद है, डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही सब न्यूट्रिएंट्स अलग अलग रखे होते हैं और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अपने हिसाब से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, फूड बॉर्न डिसीज़ करते हैं, मतलब खाने से रिलेटेड डिसीज़ मान लो, ठीक है। और ये सिर्फ स्पॉइलेज नहीं करते, कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं फूड के लिए। मतलब जैसे हम सोच लेते हैं ना कि अगर कोई आके तुमको बोले
कि इस खाने में ना माइक्रोबियल अटैक हुआ है या इस खाने में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं मतलब ख़राब हो गया खाना, मतलब अब तो मैं नहीं खा सकता, खाना ख़राब हो गया है। पर हमेशा एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है खाना ख़राब हुआ हो, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड के लिए अच्छे होते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे तुम ईस्ट ले लो, ठीक है। ईस्ट क्या करता है, जैसे केक बना रहे हो तुम, ब्रेड बना रहे हो तुम, डोसा बना रहे हो तुम, इडली बना रहे हो तुम, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ईस्ट खाने को अच्छा कर देता है, ठीक है। वो ज़्यादा फुला देता है तो ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होती है। और दूसरा, जब बियर प्रोडक्शन होता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। फिर जैसे लैक्टोबैसिलस जो है वो वाला बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल होता है, दैट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। जब दूध रहता है उसमें लैक्टोज डालते हैं और उसमें लैक्टोज रहता है, उसमें जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम एक्ट करता है तो वो दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ स्लाइड में मेंशन नहीं है, पर अगर पूछे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बेनिफिटिंग द फूड इंडस्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, तो तुम लिख सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में कि जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम है, तो जब वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। बियर प्रोडक्शन, वाइन प्रोडक्शन, ऑल्दो दीज आर नॉट बेनिफिट फॉर द हेल्थ ऑफ अ पीपल, बट स्टिल उनके प्रोडक्शन में यूज़फुल होता है। और स्पेशली जो फूड बेकरी वाले फूड आइटम्स होते हैं उसमें ईस्ट बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। फिर बैक्टीरिया इन फूड स्पॉइलेज। अब तुमको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो तुम फूड स्पॉइलेज लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, अब तुम 4-5 ऐसी चीज़ें लिख दो कि बैक्टीरिया से फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, और फिर फंगी से कैसे होता है, प्रोटोजोआ से कैसे होता है, ठीक है। इनके बारे में लिख देना कि कैसे तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये तो बैक्टीरिया ने किया है, ये तो ईस्ट ने किया है। अब देखो बैक्टीरिया का क्या होता है, जो फूड स्पॉइलेज इज मोस्टली कॉजेज बाय बैक्टीरिया। जितने भी तुम फूड स्पॉइलेज देखते हो, ठीक है, ज़्यादातर उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। Bacteria are used for fermentation of pickles, milk production and some fermented vegetable products. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इसका मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाया, तो इन जो पॉइंट्स है ना, आई एम सो सॉरी, ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, इनको अलग से तुम चाहो तो लिख सकते हो, एक कॉलम बनाना। देखो मैं PDF प्रोवाइड नहीं करती, तो स्लाइड से ही तुम नोट डाउन कर लेना सब, या तो तुम वीडियो डाउनलोड कर लो, तुमको जैसे पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं तो नोट्स बनाती हूँ। तो क्या करना कि जैसे तुमने ये पॉइंट लिखा, एक अलग से पॉइंट बनाना, बेनिफिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें ये पॉइंट्स लिख देना कि जैसे जो बैक्टीरिया है, अभी हम लोगों ने बात की कि मिल्क प्रोडक्ट्स, आई एम सो सॉरी, मिल्क प्रोडक्ट बनाने में या फर्मेंटेशन में, इन सब चीज़ों में बैक्टीरिया यूज़ होता है। बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एट अ वाटर एक्टिविटी लेवल बिलो 0.91। अगर कोई भी ऐसा फूड है, ठीक है, जिसमें जो वाटर है वो 0.91 से कम है, मतलब अगर कुछ बहुत ही सूखा है, जैसे चना मान लो, ठीक है, चना ग्राम पता है चना, अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राइड कंडीशन में है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। उसको पीएच एक नॉर्मल न्यूट्रल पीएच जो होता है ना, 7-6.5, इसका वाला पीएच चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर किस में ग्रो करता है ये, मीट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये ग्रीन और वेजिटेबल के बीच में कॉमा हटा देना, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों में, ठीक है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर तुमको याद होगा BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी का लेक्चर, तो स्पोर फॉर्मेशन में तुमने रीड किया था कि क्या होता है जब भी कोई चीज़ अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, मतलब जब दुनिया में सब खराब हो उसके लिए, तो वो स्पोर फॉर्मेशन करता है। स्पोर फॉर्मेशन हाईली रेजिस्टेंस टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, उसके चारों तरफ आउटलाइन रहती है स्ट्रॉन्ग वाली। तो क्या होता है कि जब एक, तुम सोचो एक आदमी है जो एक घर में रह रहा है जिसके चारों तरफ से बहुत ज़्यादा एकदम मेटल प्रोटेक्टेड शीट लगी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसलिए ये बहुत हाई हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो ऐसा है कि अगर जैसे बैक्टीरिया ग्रो कर गया
पर ये स्पोर फॉर्मेशन करता है, तो तुम इसको पानी में उबालने के लिए रख दोगे तो भी वो बैक्टीरिया उससे नहीं निकलेगा, ठीक है। और सबसे दिक्कत वाली बात क्या होती है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये खाना खाएंगे और शांति से बैठे रहेंगे कि ठीक है हमको हटा दो। मतलब ऐसे कि जैसे मान लो कि अगर एक फूड है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, तो तुम सोचो कि मैं हाफ़ हटा देता हूँ और जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ वो मैं खा लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ये खाना खाते हैं और टॉक्सिक्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक्स का मतलब क्या होता है? पॉइजन, ठीक है। तो वो खुद खाना खा लिया, अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए जहर जहर चारों तरफ छोड़ के चले गए। तो अगर तुम ऐसे सोचो कि मैं थोड़ा सा एरिया खा लेता हूँ जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई है और वो वाला एरिया छोड़ देता हूँ जहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है, तो इट्स नॉट लाइक श्योर कि तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि वो उसमें टॉक्सिन्स वाला एरिया तुम खा रहे हो, ठीक है। अगर तुम ऐसा कुछ खाना खा रहे हो तो नहीं, कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो खाने के थ्रू, पानी के थ्रू शरीर में आती हैं, ठीक है। तो जैसे ये खाने के थ्रू वाली डिसीज़ है, तो हो सकता है कि अगर तुम ऐसा कुछ खाना खाओ तो तुमको ये फूड पॉइजनिंग, इन सब चीज़ों का दिक्कत हो जाए, ठीक है। अब ये सब रीड कर लेना कि कौन कौन से फूड स्पॉइलेज कौन कौन करता है, ठीक है, ज़्यादा है नहीं इसमें। और ये तो तुमने पता है कि दीज बैक्टीरिया कॉज ऑफ ऑर्डर एंड ऑफ फ्लेवर, डिकलरेशन, गैस प्रोडक्शन, स्लाइम प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन अ पीएच ऑफ फूड। मतलब ये जो 2 बैक्टीरिया की बात अपन ने की है, ये क्या करते हैं? ऑफ कलर, मतलब अगर वो वाइट है तो हम येलो बना देंगे, पिंक बना देंगे, ठीक है। अगर वो उसका फ्लेवर मीठा है तो मैं थोड़ा सा खट्टा कर देता हूँ उसको, ऐसी वाली हरकत कर देंगे। डिकलरेशन, ठीक है। गैस प्रोडक्शन, कभी कभी क्या होता है, तुम देखना, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, जैसे कर्ड है, ठीक है, अगर कर्ड बहुत दिन तक रखा हुआ है आउट ऑफ फ्रिज, या फिर जिसमें तुम मिल्क नहीं डाल रहे हो डेली, ठीक है, तो क्या होता है उसमें बबल्स आने लगते हैं। अब बबल्स, कभी भी किसी चीज़ में बबल क्यों आता है? इमेजिन कि अगर पानी है उसमें बबल आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? समथिंग, कोई गैस है जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अगर कर्ड है उसमें बबल आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? कोई ना कोई गैस उसमें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये जो गैस प्रोडक्शन होता है, इससे क्या समझ में आता है तुमको? ये अनफिट हो गया है फॉर ईटिंग, ये बहुत ख़राब हो गया, इसको फेंक दो, ठीक है। पीएच का डिक्रीज़ होना, पीएच डिक्रीज़ होने का क्या मतलब होता है? तुमने ज़्यादातर नोटिस किया होगा, या कभी भी कभी मम्मी को सुना होगा या किसी को सुना होगा कि ये खाना खट्टा हो गया है, इसको फेंक देते हैं, या ये खाना खट्टा हो गया है, इसको नॉट फिट फॉर ईटिंग, इसको फेंक दो या इसको कुछ भी कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है किसी खाने में, तो उससे क्या होता है कि वो जो खाना है उसका पीएच डिक्रीज़ हो जाता है। अब पीएच डिक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है? एसिडिटी बढ़ जाना, ठीक है। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो वो खाना क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, ठीक है। फिर फंगी इन फूड स्पॉइलेज, फंगी इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ग्रुप। फंगी का अगर तुम देखोगे तो शायद आई गेस 3rd मोस्ट अबेंडेंट ग्रुप इन द लाइक अर्थ है। मतलब सबसे ज़्यादा तुमको 3rd नंबर में ऐसे ऑर्गेनिज्म है फंगी जो सबसे ज़्यादा तुमको दुनिया में मिलते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनको मोल्ड और ईस्ट में डिवाइड किया जाता है। मोल्ड और ईस्ट का भी मैंने लिखा हुआ था, बट मेरे को लगा कि अगर 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है, लेट इट बी 8 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो कि बैक्टीरिया या फूड स्पॉइलेज को डिस्क्राइब करो, तो फिर फंगी और ईस्ट के लिखने के लिए तुमको जगह नहीं मिलेगी। इन केस यू वांट कि मैं फंगी और मोल्ड के बारे में बताऊं, तो जस्ट पेन डाउन दैट इन कमेंट। फिर प्रोटोजोआ एंड फूड, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं विदाउट रिजिड सेल वॉल। बचपन में जब सबसे पहले क्लास 8th 9th आई गेस, हाँ 10th तक शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जब चैप्टर आया था, तो उसमें अमीबा और पैरामीशियम का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो उनका क्या बताते हैं? उनमें सेल वॉल नहीं होता, इसमें भी सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। सिस्ट फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है पैरासाइट्स हैं, हाईली एसोसिएटेड विथ फूड बॉर्न डिसीज़। जितनी भी डिसीज़ होती हैं सबसे ज़्यादा यही होते हैं जो कूद रहे होते हैं, इनके कारण ही होती है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो तुमको याद रखने हैं, नोट डाउन कर लो। और अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो पूछ लेना, और अगर डाउट नहीं हो तो भी ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से कि कैसे क्या करना है। बाकी ठीक है, बढ़िया। सो दैट्स इट। एक बार लिख के पूरा
पढ़ लेना बस, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.